23 अक्टूबर को पहली पारी में जो पटवारी का पेपर हुआ था उसको अपन कुछ सवाल है वो सोल्व करते हैं इसके, जो आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था। पहला सवाल इसका, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे को सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना? 2.5, 3, 4। कुल राशि है 420 रुपये। कुल राशि 420। अपने को ऐसे अनुपात में हमेशा कुल टोटल पे जाना है। टोटल जो संख्या दी हुई है वो किसमें दी हुई है? राशि में दी हुई है या सिक्कों में दी हुई है? अपने को जो टोटल संख्या दी हुई है वो दी हुई है राशि में, 420 रुपये। कुल राशि 420 रुपये। तो अपने को जो अनुपात दिया वो सिक्कों में दिया हुआ है, तो सिक्कों के अनुपात को राशि में बदलना पड़ेगा क्योंकि अपने पास कुल है वो रुपये में है। तो सिक्कों के अनुपात को राशि में बदल देते हैं। 1 रुपये के 2.5 सिक्के, मतलब 2.5 अनुपात है, तो कितने रुपए हुए? 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हुए? 50 पैसे के 3 सिक्के हैं। एक सिक्के में 2 आते हैं, तो 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपये। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हुए? ये अपन ने क्यों बदला? क्योंकि अपने पास कुल राशि दी हुई 420 में, तो जो वैल्यू दी हुई है उसी के बट्टे में अपनी वैल्यू, कुल राशि 420। तो ये सिक्के का अनुपात 2.5, ये 3, ये 4। 1 रुपये 2.5 सिक्के हैं तो राशि हुई 2.5। 50 पैसे 3 सिक्के हैं तो रुपये कितने हुए? 1.5। 25 पैसे 4 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो गए? 1। तो कुल अनुपात उनके हिसाब से कितना है? 420। अपने हिसाब से कुल अनुपात कितना है? 2.5, 1.5, 4 और 1, 5। इंटू में जो अपने को पूछा, क्या पूछा अपने को? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ये नहीं पूछा कि 50 पैसे के रुपए कितने हैं, राशि नहीं पूछी, अपन को सिक्कों की संख्या पूछी। तो जो पूछे उसका अनुपात 50 × 3। समझ में आ रहा है? दोबारा देख लो। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2.5, 3 और 4। तो अपन को राशि में बदलेंगे। क्यों रुपये में बदलेंगे? क्योंकि बस कुल मात्रा है वो रुपये में, कुल राशि रुपये 420। तो इसको भी रुपये में बदलना जरूरी है। अगर कुल मात्रा सिक्कों में होती तो अपन को बदलने की जरूरत नहीं होती। अपन को कुल मात्रा दी हुई है वो राशि में दी हुई है, रुपये में दी हुई है, तो अपन को रुपये में बदलना है। 1 रुपये 2.5 सिक्के कितने रुपये हुए? 2.5। 50 पैसे 3 सिक्के 1.5। 25 पैसे 4 सिक्के 1। तो टोटल 420 बटा 2.5, 1.5 और 1, 5। इंटू में जो पूछे, क्या पूछे अपने को? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 50 बटा 3 कितना आ गया? 4 × 12, 8 × 252 सिक्के। 252 सिक्के। ठीक है। नेक्स्ट सवाल। एक आदमी प्रति माह 875 रुपये खर्च करता है। एक आदमी खर्च करता है 875 रुपये प्रति माह। एक आदमी खर्च करता है 875 रुपये प्रति माह। अब वो अपनी आय के 12.5% की बचत करता है। वो अपनी आय के बचत कितनी करता है? 12.5%। कोई दिक्कत नहीं है। खर्च करता है आदमी 875 रुपये प्रति माह, बचत कितनी करता है? 12.5%। अपन ने मान ली उसकी आय 100 है, 12.5% की बचत करता है, तो खर्च कितना करता है? 100 उसकी आय मानी, 12.5% बचत। 100 आए, 12.5% उसने बचत कर ली, तो खर्च कितना किया? 87.5। उसके हिसाब से वो कितना खर्च करता है? 875। अपने हिसाब से कितना खर्च करता है? 87.5। अपन ने जो वैल्यू मानी उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर रहेगी, अपनी वैल्यू बट्टे में रहेगी, मल्टीप्लाई में जो वैल्यू ज्ञात करनी है। सीधा सी कॉन्सेप्ट है, उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर। उसकी वैल्यू 875
अपने हिसाब से कितना खर्च सकता है 87.5 मल्टीप्लाई में जो पूछी, क्या पूछा अपने को पूछा है कि उसकी मासिक आय कितनी, मासिक आय कितनी मानी थी अपन ने 100, तो 87.5 से 10 इंटू 100,000। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। साधारण ब्याज एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि है साधारण ब्याज पर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि पेपर आप सबके पास है, आपको सीधा ही क्वेश्चन चेक हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर धनराशि 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 20 वर्ष में 3 गुनी। तो कितने वर्ष में दुगनी होगी? कितने वर्ष में दुगनी होगी? 20 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, कितने वर्ष में दुगनी होगी? साधारण ब्याज की तो राशि दुगनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो हमेशा क्या होता है, अपन ने मान लिया 100 रुपये, कितनी हो रही? 3 गुनी हो रही, यानी 300 हो रही। तो ब्याज कितना आया? 200 रुपये। साधारण ब्याज पे ब्याज हर समय बराबर रहता है, हर साल बराबर रहता है। 100 रुपये धनराशि मानी 3 गुनी हो रही है, 300 हो रही, तो ब्याज कितना आया? 200। यानी एक राशि 3 हो गई, 2 ब्याज, एक राशि 3 हो गई, 2 ब्याज, यानी 3 में से 1 लाइज करना हमेशा साधारण ब्याज के। जो अपन आगे चैप्टर करेंगे साधारण ब्याज और अच्छे से ग्राम सेवक का जो पेपर आ रहा है उसके हिसाब से अपन चैप्टर वाइज मैं आपको पूरा बताऊंगा, सारे सवाल उसके डालूंगा, तो उसमें आपको और अच्छे क्लियर बताऊंगा। 20 वर्ष में 3 गुनी रहती, एक धनराशि 3 गुनी हो रही है, 2 ब्याज आ गया, तो 2 ब्याज है वो 20 वर्ष में हो जाता है। ठीक है, 2 ब्याज है 20। मैं अभी सॉल्यूशन दे देता हूँ आपको फटाफट, उसके हिसाब से सवाल करा दूँ। 20 100 10, ये आ गई 10% दर। ठीक है, अब कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी? तो दुगनी है तो फिर वो कम कर दो, 1/10 इंटू 100, यानी 10 वर्ष में। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर धनराशि 20 वर्ष में 3 गुनी आती है, कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी? दोबारा इसको देख लो, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको, दोबारा देख लेते हैं। 20 वर्ष में 3 गुनी हो गई, अपनी राशि मानी 1, वो 3 गुनी हो गई, कितना ब्याज हुआ? 2। ठीक है, तो 2 ब्याज हुआ, समय 20 इंटू 100, 10 वर्ष। समय जितना आ गया 10 वर्ष, यही समय अब इसमें काम आ जाएगा कि कितने वर्ष में, सॉरी साधारण ब्याज क्या होता है? एमएसडी। साधारण ब्याज होता है एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी, यानी मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। साधारण ब्याज होता है एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। ठीक है, अपने जो बोल रहा है 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, एक धनराशि वो 3 गुनी हो रही, तो ब्याज कितना हुआ? 2। साधारण ब्याज कितना? 2। मूलधन कितना? 1, जो अपन ने माना था, एक धनराशि मानी, ये मूलधन है, ये मिश्र धन हो गया, इन दोनों का अंतर हो गया ब्याज। ठीक है, एक धनराशि 3 गुनी हो रही, तो ब्याज आ गया 2। ठीक है, एक धनराशि 3 गुनी हो रही, तो दोनों का अंतर ब्याज आ गया। ब्याज का छोटा फॉर्मूला होता है एमएसडी। एमएसडी मतलब महेंद्र सिंह धोनी, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। कितनी चीजें? 1 2 3 4, 4 चीजें, 3 चीज आपको दे रहा, एक चीज पूछेगा, कोई सी 3 दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, या ये 3 दे देगा, एक पूछ लेगा, कोई सी भी 3 चीज दे रहा और एक पूछ लेगा। तो साधारण ब्याज अपन को आ गया 2, मूलधन अपना आ गया 1, समय अपने को समय दिया हुआ है कितना? 20, दर ज्ञात करनी है बट्टा 100, तो तिरछी मल्टीप्लाई होगी, 200 बराबर 20 इंटू डी, 20 से काटा 10, तो दर कितनी आ गई? 10%, दर आ गई 10%। इसलिए
शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। शॉर्ट में क्या है, जब भी जितना भी गुना है साधारण ब्याज में, जितना भी गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, हमेशा एक टर्म कर दो, एक किस टर्म कर दो, मूलधन का। जितना भी गुना सवाल में पूछे, 3 गुना है, 4 गुना की, 20 वर्ष में 3 गुना होगी, 20 वर्ष में 5 गुना होगी, जितना भी गुना दिया हुआ है उसका एक टर्म कर दो। 3 गुनी का एक टर्म कर दिया 2, बट्टे में जो दिया हुआ है समय दिया हुआ है तो समय, दर दी तो दर, क्या दिया हुआ है 20 इंटू 100। 3 गुनी में एक टर्म कर दिया 2 बट्टा 20 वर्ष इंटू 100। समय दिया हुआ है तो दर आ जाएगी, दर दी हुई तो समय आ जाएगा 10% दर। ठीक है, अब ये दर उसमें काम आ जाएगा। बोले कितने वर्ष में दुगुनी, जितना गुना है उसका एक टर्म, दुगुनी है तो एक टर्म कर दिया, 8 बचा, दर आ गई 10% इंटू 100, 10 वर्ष। ठीक है, ये एक बार इसका सोल्यूशन है वो 10 वर्ष है। बाकी मैं आपको पूरा चैप्टर कराऊंगा ग्राम सेवक का, तो उसमें और अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ 13,560 में मोबाइल फोन सेट बेचा। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। लाभ व हानि हमेशा क्रय मूल्य पे मिलती है, बट्टा व छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है। ठीक है, क्रय मूल्य में 12% छूट के साथ 13,560 में मोबाइल फोन सेट बेचा, 12% छूट के साथ, ठीक है, बेचा और 21.8% का लाभ हुआ। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसके लाभ का प्रतिशत, अपन ने क्रय मूल्य मान लिया 100, ठीक है, तो उसको लाभ कितना हो रहा है 21.8, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, समझ में आ रहा है। क्रय मूल्य अपन ने मान लिया 100, विक्रय लाभ कितना हुआ 21.8%, यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ 121.8। अब दो चीजें, दो इक्वेशन बन गई। दूसरी चीज क्या कि 12% छूट, अब अंकित मूल्य 100 माने तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 88, 100 विक्रय मूल्य 12% छूट देती है, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना 88 रुपये, 100 रुपये MRP लिखे हुए, वो तेरा 12% छूट दे रहा हूँ, 12% छूट दे रहा हूँ, कितने में बेचा उसने 88 में बेचा। ठीक है, ये एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या, क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य लाभ होता है 21.8, तो विक्रय मूल्य 121, यानी 121.8 है वो 88 के बराबर है, इंटू 100 अंतिम मूल्य आ जाएगा। 121.8 है वो 88 के बराबर है, इंटू 100 आ जाएगा। तो ये अपन ने टाटा पीटी करेंगे तो लमसम 138.4 आएगा। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, इसको कैलकुलेशन करेंगे 138.4 आएगा, यानी अब अपना अंतिम मूल्य आ गया, कितना आया 138.4। और कह रहा है कि यदि कोई छूट नहीं दी जाती, यानी इसी पर बेचा जाता तो लाभ का परसेंट, तो लाभ का परसेंट कितना होता 38.4%, क्योंकि क्रय मूल्य 100 है, 138.4 में बेचा जाता तो 38 कितना लाभ होता 38.4, सीधा सीधा लाभ होता। दोबारा देख लो, क्रय मूल्य की तुलना में विक्रय मूल्य कितना है 121.8, अंतिम मूल्य की तुलना में विक्रय मूल्य कितना है 88, तो 121.88 के बराबर है इंटू 100 अंतिम मूल्य आ जाएगा। 121.8 88 के बराबर है इंटू 100 करेंगे तो अंतिम मूल्य आ जाएगा। अंतिम मूल्य आया 138.4, तो 100 क्रय मूल्य होता अंतिम मूल्य पर ही बेचता, तो 138.4 पे ही बेचता, कितना लाभ होता 38.4% का। इससे सवाल को ऐसे ही इक्वेशन बनाई करना बहुत इजी हो जाएगा और बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है। 10 वस्तुओं की लागत कीमत 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय मूल्य बराबर है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। जब दो वस्तुएं बराबर में हो उनका अनुपात लेने पर वो बदल जाती हैं। जब दो वस्तुएं अनुपात बराबर में हो उनका अनुपात लेने पर वो बदल जाती है। जैसे 4 बराबर 5 है तो इनका अनुपात कितना आएगा 5:4। 4 बराबर 5 है, अगर इसका रेशियो लेंगे तो क्या आएगा 5:4। वैसे ही ये चीज़ है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 7 विक्रय मूल्य बराबर है, अनुपात लिया तो क्या आया 7:10, यानी अब अपना क्रय मूल्य 7 आ गया, अब अपना विक्रय मूल्य 10 आ गया। कोई समस्या नहीं। तो बस क्या पूछा अपने लोग लाभ परसेंट, तो 7 क्रय मूल्य 10 विक्रय मूल्य, लाभ कितना हुआ 3 का। लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकलता है, तो 3/7 × 100 लमसम 3 × 4 = 28, 7 × 28 20,
7 दूनी 14, 42 6 67%। इसका ऑप्शन टी। ठीक है, नेक्स्ट है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है। यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताओ। लंबाई चौड़ाई यानी a माइनस बी बराबर 23, लंबाई a मान ली, चौड़ाई b मान ली, परिमाप 206। परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 206। परिमाप है वो 206, लंबाई चौड़ाई का अंतर 23, तो 2 से काटा 103। अपने को a प्लस बी आ गया 103, a माइनस बी आ गया 23, प्लस बी से माइनस बी कट गया, 2a बराबर 3 3 6 और 126। a प्लस ए 2a, प्लस बी से माइनस बी कट गया, 103 प्लस 23 126, तो a आ गया बराबर 83। तो लंबाई कितनी आ गई 83, यानी कुछ भी चौड़ाई मान लो या लंबाई मान लो, a आ गई 83। ठीक है, तो a प्लस बी अपने पास है 103, a आ गई 83, b बराबर 103 माइनस 83 20। नहीं, कुछ गलती की अपन ने। सॉरी, तो 63 प्लस बी बराबर 103, तो बी आ गया 40, बी 40 आ गया, ए 63 आ गया। अपन जो पूछा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? ए इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 63 इंटू 40, 4 3 12, ट्रांसफर पड़ी 6 24 25, 2520। लंबाई और चौड़ाई वाले का आंसर आएगा 2520। ठीक है, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया। एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, आयत की लंबाई अपन ने मान ली, लंबाई भी 100 है, चौड़ाई भी 100 है, कोई समस्या नहीं है। 100 इंटू 100 मान लिया। क्षेत्रफल कितना है? 10,000। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब कह रहा है आयत की लंबाई तो 10% बढ़ा दिया, कितना रख दिया? 110, और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया, कितना रख दिया? 10%, 90। अब क्षेत्रफल कितना आया? पहले क्षेत्रफल 100 इंटू 100 10,000। अब क्या, लंबाई को 10% बढ़ा दिया, यानी 110। मतलब मैथ में कुछ नहीं, जो बोल रहा है वैसे वैसे कर लो बस। जैसे अपना संख्या मान लो, उसके जैसा वैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते रहो। 10% बढ़ा दिया, 110, लंबाई को 10%, चौड़ाई 10% कम कर दिया, 90। अब क्षेत्रफल कितना है? 9900। पहले क्षेत्रफल 10,000, अब 9900। कितने का अंतर आ गया? 100 रुपये का। 100 रुपये का अंतर किस पे आया? पहले वाले पे आया। अंतर किस पे आया? पहले वाले पे। पहले क्षेत्रफल कितना है? 10,000 इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 20 20 20 20, 1% की कमी, 1% की कमी। सीधी सी बात है, जितना कम हो है उसमें 100 का बांट दे दो, जितना कम हो है उसमें 100 का बांट दे दो। नेक्स्ट, 10 पुरुष एक ट्राली की हैसियत रो। 10 पुरुष एक ट्राली के हिस्सों को 10 दिन में पूरा करते हैं। 10 पुरुष 10 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, जबकि इसे 10 दिन में पूरा करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। 12 महिलाएं 10 दिन में। 10 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 12 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में करती हैं। यानी 10 पुरुष बराबर 12 महिलाएं। किसी काम को करने के लिए जहां 10 पुरुषों की आवश्यकता होती है, वहां पे अगर महिलाओं को भेजो तो 12 महिलाओं की जरूरत होगी। 10 पुरुष किसके बराबर है? 12 महिलाओं के बराबर। ठीक है, ये अनुपात आ गया, कोई समस्या नहीं है। अब कह रहा है यदि काम को पूरा करने का बीड़ा 15 पुरुष, ध्यान से समझना, प्लस 6 महिलाएं, P फॉर पुरुष, M फॉर महिलाएं। ठीक है,
15 पुरुष तथा 6 महिलाएं कितने दिन में डरेंगी। अब दोनों अलग अलग रेशियो दे दिया, अपन तो दोनों को एक ही रेशियो बनाना पड़ेगा, या तो दोनों को पुरुष बना लो या दोनों को महिलाओं में रेशियो में बांट दो। ठीक है, अपन तो दोनों को पुरुष में बना लेते हैं। कैसे? 15 पुरुष तो 15 पुरुष ही, 6 महिलाएं। अपन को ये बताया 12 महिलाएं हैं वो 10 पुरुष के बराबर है। जिस काम को 12 महिलाएं करती हैं उस काम को अगर महिलाएं नहीं करें तो जितने पुरुष की आवश्यकता होगी 10 पुरुष की। तो अपन को 6 महिलाएं, तो 12 महिलाएं 10 के बराबर है, तो 1 महिला 10/12 और 6 महिलाएं 10/12 इंटू 6 5। 12 महिलाएं 10 पुरुष के बराबर है, तो 6 महिलाएं किसके बराबर होंगी? 5 पुरुष के बराबर। तो यहाँ 6 महिलाओं की जगह अपन 5 पुरुष कर सकते हैं। 12 महिलाएं की जगह 10 पुरुष की जरूरत होती है, तो 6 महिलाएं की जगह 5 पुरुष कर सकते हैं। तब टोटल कितने पुरुष हो गए? 20 पुरुष। अब 20 पुरुष और रेशियो ले लो, क्या रेशियो है ये वाला? 10 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 15 और 5 20 पुरुष उसे कितने दिन में करेंगे? समय काम वाला आ गया। 10 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 20 पुरुष उसे कितने दिन में करेंगे? 20 इंटू 100 5 दिन आ गए। 10 इंटू 10 100 हो गया बराबर 20। 20 से 100 का बांट दिया 5, तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट है 5 क्रमागत सम संख्याएं। पांच क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत 12 है। ठीक है, औसत क्या होता है? मिड वैल्यू। 5 संख्याएं उनका औसत 52 है। औसत क्या होती है? मिड वैल्यू, यानी 52 है वो मिड में, यानी तीसरी संख्या है, ये चौथी संख्या है, पांचवी संख्या है, दूसरी संख्या है, ये एक संख्या। 5 संख्याओं का औसत 52 है, यानी 52 क्या है? मिड में आ गया, सम संख्या है। तो पीछे वाली 2 संख्या कितनी होगी? 50 48, आगे वाली 54 और 56। कोई समस्या है यहाँ पे? कोई समस्या नहीं है। तो बताओ बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? बी तथा ई, यानी ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। बी तथा ई का इसका गुणनफल 56 इंटू 5 50, 6 5 30, 3 55 25, 3 28, 2800 रुपये। इसका आंसर आएगा 2800। ठीक है, और इसी कौन सा वाले? चक्रवृद्धि ब्याज पर ये हो गया, ये कर लिया। 45 मीटर की एक समान छड़, 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 किलो है, तो 12 मीटर छड़ का वजन क्या होगा? ये तो बहुत ही दे दिया। 45 मीटर का कितना है वजन? 141 किलो। 45 मीटर का वजन कितना है? 141 किलो। तो एक का कितना हुआ? 171 डिवाइडेड 45, तो 12 मीटर कितना होगा? 171 45 इंटू 12। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा ये पॉइंटों में आएगा लमसम। इसका आंसर 4 4 4 7 28 2 684 डिवाइड 15, 15 चौट 60, 15 चौट 7, 15 5 75, 9 45.6, 45.6 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 45.6। एक ये कैलकुलेशन दे दिया अर्थमेटिक का। बोर्ड मास रूल 272 माइनस 32 124 प्लस 176 डिवाइडेड 17 इंटू 15 माइनस 15। 272 माइनस 32 कितना हुआ? 240। 124 और 176 कितना हुआ? 300। 17 इंटू 15 माइनस 15, पहले मल्टीप्लाई होगी। बोर्ड मास रूल में क्या होता है? बोर्ड मास पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, यानी का के की, राम का वेतन, शाम का वेतन, वैसे डी से डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड और सबस्ट्रैक्ट यानी लेस। तो बोर्ड मास रूल में ब्रैकेट
सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कार्टेटी सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे और लेस करेंगे, बस इतना ही चीज़ है। तो डिवाइड है नहीं, सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो 17 × 15 कितना और 15 7 105, 10 15 × 15 25, 15 7 105, 225, 15 10 25, 255 माइनस 15, 255 माइनस 15 240, तो 240 इंटू 300/240, 15 7 105, 7 5 35, 3 5 × 5 और 3 8, 255 माइनस 15 240, 240 में 240 या 300 आंसर, तो इसका आएगा 300। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। 6 प्राकृत संख्याओं की वर्ग का औसत ज्ञात करो। छह प्राकृत संख्याएं उनके वर्ग, प्राकृत संख्या कौन सी जो ए से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, तो 6 प्राकृत संख्याएं के वर्ग, पहली 6, प्रथम तो पहली 1 2 3 4 5 6, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इनका औसत निकालना है। तो सबसे पहले इनका योग निकाल दो, 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36, 30, 4 5 35, 30 और 25 55, 55 और 25, 55 और 35 70 और 71, 71 डिवाइडेड 6, तो 6 × 6 15 6 सॉरी 5 2 4 9 16 25 36, तो 5 10 14 14 और 16 30, 30 और 36 66, 66 और 25 66 और 25 91 डिवाइडेड 6, 15 6 2 मिनट 30 और 25 36, 6 5 11, 3 2 5 7, 3 8 और 1 9, तो 6 × 6 30, 3 और 1 6 5 30, 10 बचा, 6 × 6 6 36, 15.16 लमसम आएगा आंसर, पॉइंटों में आएगा। तो गलती तो नहीं करते अपन, पहली 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो पहली प्राकृत संख्या 1 4 3 2 9 16 25 36, इनकी टोटल अपन की 14, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30, 25 और 36, 6 5 11 नेशनल 4 2 6 3 9, ठीक है। नेक्स्ट 15.16 लमसम। इसके बाद ये आ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निश्चित धनराशि n वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो राशि 4 गुना कितने वर्ष में होगी? चक्रवृद्धि ब्याज पर निश्चित धनराशि n वर्ष में दुगनी हो जाती है, एक धनराशि वो दुगनी होगी कितने वर्ष में? n वर्ष में। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज तोड़ ब्याज चलता रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्र धन होता है वो आगे वाले समय के लिए मूलधन बन जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्र धन होता है वो आने वाले समय के लिए मूलधन हो जाता है, क्योंकि ब्याज फिर उस पर लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निश्चित धनराशि n वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो राशि 4 गुना कब होगी? तो इसका दुगना वो भी n वर्ष में होगा। जो दर यहाँ पे काम कर रही है वही दर यहाँ पे काम कर रही है। इसके लिए मिश्र धन मूलधन ये हो गया, इसके लिए मूलधन ये था। तो ये धनराशि 2 वर्ष में 2 गुना जाती है n वर्ष में, तो इसका दुगना वो भी n वर्ष में। तो एक धनराशि 4 गुना कितने वर्ष में होगी? n और n 2n, n + n 2n, इसका आंसर आएगा 2n वर्ष में। ठीक है, एक ही बोर्ड मार्क्स ऑल दे दिया इसने। आठ डिवाइडेड 4, 3 - 2 इंटू 4 इंटू 3 - 7। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 3 में से 2 गया 8, तो 4 इंटू 8 4 इंटू 4 इंटू 3 - 7। उससे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे। 8 में 4 गया 2 इंटू 4 इंटू 3 - 7। 4 दूनी 8, 8 से 24 - 7 कितना आ गया?
8 डिवाइडेड 4 3 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3 सॉरी 8 डिवाइडेड 4 3 माइनस 2 1 4 8 में 4 के 2 इंटू 4 प्लस 3 माइनस 7 4 दूनी 8 प्लस 3 11 माइनस 7 इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है पानी से भरा है। एक ठोस डोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है जब तक वे पूरा डूब नहीं गया पानी का स्तर बढ़ेगा कितना। बेलन है, बेलन का आयतन होता है, पानी अंदर भरा हुआ है तो अंदर की जो चीज कभी भी कुछ माप पूछे तो आयतन के बारे में आते हैं, बाहर जाता है तो क्षेत्रफल या वर्गपृष्ठ क्षेत्रफल आ जाता है। तो बेलनाकार पात्र है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है पानी से भरा, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन है, बेलन क्या दोनों तरफ वर्त है तो ये तो वर्त हो गया, तो इस एक का वर्त का क्षेत्रफल आ गया इंटू 30 की ऊंचाई है, तो बेलन का आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर एच। उसमें पूछा है गोला, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब। अपने तो पूछा है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, मतलब बेलन के अंदर गोला डाल दिया, बेलन के अंदर गोला डाल दिया तो पानी का स्तर कितना बढ़ेगा। तो बेलन के आयतन बट्टा गोले का आयतन, तभी तो पता चलेगा कि ऊंचाई कितनी बड़ी। बेलन का आयतन बट्टा गोले का आयतन, बेलन का आयतन कितना है 4 सेंटीमीटर है, पानी से भरा हुआ है, तो बेलन का पाई जिसे 4 सेंटीमीटर है तो पाई आर स्क्वायर एच 4 इंटू 4 इंटू एच ज्ञात करनी है अपने को। और ये गोला कितना 4/3 8 कितनी है इसकी गोले की 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया। ठीक है, तो 4h बराबर 9, तो h बराबर 9/4। इसका सॉल्यूशन हो रहा है 9/4। नेक्स्ट ये हो गया। ए बी सी आयाम के घनाभ के आयतन V और पृष्ठ क्षेत्रफल S है। ए बी सी आयाम के घनाभ के आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है A इंटू बी इंटू सी, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और पृष्ठ क्षेत्रफल है S। वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी a प्लस बी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, तो घनाभ का आयतन दे रहा है v, यानी इसको क्या बोलते हैं v बराबर a इंटू बी इंटू सी, और वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा है s, यानी ये हो गया s। अपने ने पूछा है a/v किसके बराबर है, a/v किसके बराबर है, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू। ठीक है, हो जाएगा सोल्व। a इंटू बी, बी इंटू सी, सी इंटू सी, तो v की पावर तो उसके ऊपर a इंटू बी क्या होगा v/c, तो 2 गुना v/c कर सकते हैं इसको a इंटू बी को, क्योंकि c बट्टे में आ गया, प्लस b इंटू सी है तो a बट्टे में आ जाएगा, तो v/a, c इंटू ए है तो b बट्टे में आ जाएगा v/b। ठीक है, बराबर s हो जाएगा। अब इसके अंदर v कॉमन ले सकते हैं अपन, तो क्या हुआ 1/c 1/a 1/b बराबर s। ठीक है, हो जाएगा।
अगर 2 तो यहाँ भेजें तो x/2 हो जाएगा। अपन तो पूछे 1/v, तो v तो इधर लिया है बट्टे में, तो s यहाँ बट्टे में आ जाएगा। अगर 2 तो यहाँ भेजें तो s हो जाएगा, पर वो वैल्यू रहेगी v की। अपन तो चाहिए 1/v, तो 1/v चाहिए तो v तो इधर ले आओ, बट्टे में आ जाएगा, और s इधर आ जाएगा, तो 1/v बराबर 2/x। v तो अपन s को इधर लाते हैं तो 2v/s हो जाता, ठीक है। 2v/s हो गया, v तो इधर लिया है तो 1/v हो गया, तो 1/v बराबर 2/x और 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b। तो इसका आंसर आएगा c बराबर हो जाएगा 2/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। दोबारा देख लो, विराम आयतन होता है a इंटू बी इंटू सी, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। वर्ग प्रश्न क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। अपने को दिया 1/v क्या है बराबर क्या होगा, तो 1/v क्या करना है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करो। a इंटू बी तो सोल्व किया अपने c/v, b इंटू c तो सोल्व करो तो b इंटू c किया तो a बट्टे में आ गया v/a, c इंटू a तो सोल्व किया तो b बट्टे में आ गया v/b, 2 आ गया, v कॉमन ले लिया 1/c 1/a 1/b हो गया। अब v तो इधर लिया तो 1/v हो गया, और s इसके बट्टे में आ गया 2s बराबर 1/c/b। इसको मान रख के भी कर सकते हैं, मान रख के कैसे, a इंटू 2 इंटू 3 रख लो, इसकी पुटअप कर लो, फिर इसका सोल्यूशन निकालो। वही सोल्यूशन आपके चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कि वही आंसर जो आ रहा है वो आपके चारों आंसर में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये हो गया, सम संख्या हो गया, पुरुष वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऑलमोस्ट 4 सवाल हो गए, ठीक है। ये मैंने फास्ट इसलिए कराया क्योंकि अपन को पूरा पेपर सोल्व करना था, पर जैसे ही ग्राम सेवक के हिसाब से मैं तैयारी कराऊंगा 80 चैप्टर वाइज, जितने सवाल अपन कर सकते हैं उससे ज़्यादा करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।